साथ बाजार के जाने माने फंडामेंटल एक्सपर्ट अविनाश गुरश्कर भी जुड़ गए हैं। अविनाश जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। सर, अगर हम पावर सेक्टर की बात करें तो इस साल गर्मियों में मतलब इस तरह की तैयारी हमने पहले देखी नहीं, तो मैसेज भी साफ है कि नहीं, सरकार का पूरा फोकस है। और देखिए, खबर आ रही कि बजट में भी एक बढ़िया स्कीम का ऐलान हो सकता है। आप सेक्टर को सर किस तरह से देख रहे हैं? क्योंकि इसके बहुत सारे वर्टिकल्स हैं, ट्रांसमिशन हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, पावर इंफ्रा हो गया, तमाम चीज़ें हैं। आपको कौन सा खेमा सबसे ज़्यादा पसंद है, और अगर इसमें से कोई शेयर भी आपको ठीक लग रहा हो इस लेवल से भी, वैल्यूएशन के हिसाब से, तो भी बताइएगा सर। देखिए अभिषेक, मुझे लग रहा है कि पावर जनरेशन और पावर ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन, ये दो तीन जो इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स है वो मेरे ख्याल से काफी इम्पोर्टेंट रहेंगे। अगर हमको जनरेशन की बात करें तो देखिए सारी जनरेटिंग कंपनीज अभी पीक कैपेसिटी पे चल रही है, क्योंकि गर्मियों के सीजन में इलेक्ट्रिसिटी का डिमांड काफी बढ़ गया है। प्लस सप्लाई इतने सालों से वही का वही था, डिमांड अभी 7-8% से कंटिन्यूसली बढ़ रही थी। रही बात गवर्नमेंट का ये जो डिसीजन है कि 5 लाख टारगेट मार्केट को इलेक्ट्रिफिकेशन करने वाला है, तो इसमें कोई डाउट नहीं कि आरईसी, पावर ग्रिड जैसी कंपनीज को बेनिफिट मिलेगा। लेकिन अब जो प्राइवेट सेक्टर में जो केईसी इंटरनेशनल है, जो काफी बड़ा प्लेयर है ट्रांसमिशन लाइंस में, देखिए इनका बिजनेस तब बढ़ता है जब पावर जनरेशन बढ़ती है। पावर ट्रांसमिशन एक कंपोनेंट होता है पावर जनरेशन को घर घर को पहुंचाने के लिए। तो केईसी इंटरनेशनल भी मुझे काफी पसंद है। इनफैक्ट इनकी ऑर्डर बुक बहुत स्ट्रांग है, नॉट ओनली इंडिया में लेकिन इवन ग्लोबल मार्केट्स में इनको अच्छा बिजनेस मिलता है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये तीनों कंपोनेंट्स, डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रांसमिशन एज वेल एज जनरेशन, ये तीनों सेगमेंट्स पे फोकस करना चाहिए। लेकिन केईसी काफी अट्रैक्टिव लग रहा है, और आरईसी डेफिनेटली कोई भी गिरावट अगर आती है तो अपने पोर्टफोलियो में ऐड करिए। जैसे कोई बड़े अनाउंसमेंट्स बजट में आते हैं, आपको अच्छी खासी तेजी मेरे ख्याल से देखने को मिलेगी, जो अभी ऑलरेडी थोड़ा बहुत प्री बजट रैली मार्केट में शुरू हो चुकी है। मार्केट इंतजार कर रहा है कि पावर सेक्टर को लेके कोई बड़े रिफॉर्म्स गवर्नमेंट अनाउंस करे। ठीक है, आरईसी और केईसी, ये दो शेयर हैं अविनाश जी को पसंद। केईसी की बात करें तो लास्ट वीक इनको करीब करीब 1000 करोड़ रुपए का एक ऑर्डर भी मिला था, और उसके बाद हमने शेयर में तेजी देखी भी थी। आप फोकस कीजिए, आगे भी ये शेयर मजबूत रहेंगे। चूंकि ऑटो कंपनियों के नंबर्स आ रहे हैं, अतुल ऑटो में 20% का सर्किट तो लग गया है, 20% की ज़बरदस्त तेज़ी। शुक्रवार के सत्र में भी ये शेयर चल रहा था और 750 रुपये के ऊपर का भाव हो गया अतुल ऑटो का। अविनाश जी, आपसे व्यू लेना चाहेंगे। देखिए, अब तो खैर सो ट्रेड कर नहीं पाएंगे, खरीद बेच नहीं पाएंगे, लेकिन अतुल ऑटो, क्या आपको लगता है कि अभी और चलने का दमखम इसमें बाकी है? दिग्गज निवेशक विजय केडिया का ये स्टॉक है, रफ्तार अच्छी खासी रही है, या फिर प्रॉफिट टेकिंग के बारे में अब सोचना चाहिए इसमें? से देखिए, ये कंपनी की खासियत है कि इसमें अभी भी ऑपरेटिंग लिवरेज के लिए जगह काफी है। कंपनी के पास काफी अनयूटिलाइज्ड कैपेसिटी है, और हम फाइनेंशियल टर्म्स में कहते हैं कि जब भी ऑपरेटिंग लिवरेज का बेनिफिट आता है अभिषेक, तब वॉल्यूम जब बहुत तेजी से बढ़ते हैं तब प्रॉफिटेबिलिटी में भी इसका असर बहुत दुगना आता है। तो मेरे ख्याल से देखिए, जिन्होंने पहले खरीदा है वो होल्ड करे, अभी फ्रेश खरीदारी ना करे। लेकिन इसमें कोई डाउट नहीं कि थ्री व्हीलर मार्केट अच्छी तरह से तेजी में आ गया है, और इस कंपनी को फायदा ये है कि काफी बड़ी कैपेसिटी इनके पास ऑलरेडी है, जो ऐसे तेजी के टाइम पे ऑब्वियसली ये कैपिटलाइज कर पाएंगे। प्लस इन्होंने काफी हद तक सीएनजी की व्हीकल्स लॉन्च की है, इलेक्ट्रिक रिक्शा भी लॉन्च की है। तो काफी हद तक इन्होंने पेट्रोल और डीजल से भी अलग प्रोडक्ट्स लॉन्च किए हैं। तो ये भी इनका एक अच्छा पॉइंट है कि काफी वेल डाइवर्सिफाइड बेस है। प्लस आउटसाइड गुजरात भी अभी ये माल बेच रहे हैं, तो उसका मतलब क्या है कि अगले साल भी इनके लिए काफी अच्छा रहेगा। तो मेरे ख्याल से थोड़ा सा समय यहाँ पे अगर कोई निवेशक देता है तो और भी अच्छा रिस्क रिवॉर्ड आपको FY25 के अर्निंग्स के हिसाब से मिल सकता है। तो थोड़ा सा इंतजार करिए। मुझे लगता है कि फर्स्ट हाफ ऑफ FY25 बहुत ही दमदार और तगड़ा आएगा, तो उसके बाद थोड़ी बहुत मुनाफा वसूली जो पहले निवेशक एंटर कर चुके हैं वहां पे थोड़ा सा माल ये निकाल सकते हैं। स्पिनिंग वाले शेयर आप देखिए, आप देख भी रहे होंगे सर, क्या बड़ी बड़ी तेजी हो रही है। इंडो काउंट अगर आप देखेंगे, नाहर स्पिनिंग, ये तमाम शेयर चल रहे हैं। जरा बताएंगे सर, क्यों ये चल रहे हैं? क्योंकि ये एक दिन वाली तेजी नहीं है, इनमें हम देख रहे हैं कि रह रहे कि अच्छी तेजी बन रही है। क्या कुछ टेक्सटाइल को लेकर पीएलआई की बात हो रही है, क्या उसका असर है, या कुछ और ट्रिगर बनते हुए आप देख रहे हैं? कोई शेयर है जहां पर आपको लगता है कि
मीडियम टू लॉन्ग टर्म में निवेश के मौके बन सकते हैं? मेरे ख्याल से देखिए कॉटन की कीमतें काफी सॉफ्ट हो चुकी है, तो पहले तो रॉ मटेरियल का कंफर्ट है और दूसरा जैसे आपने बोला कि एक्सपोर्ट ओरिएंटेड जो भी कंपनियां हैं, जैसे कि इंडोकाउंट बड़ी मात्रा में यूएस होम टेक्सटाइल मार्केट को केटर करता है, तो कहीं ना कहीं देखिए जो कंपनीज होम टेक्सटाइल में काम करती है, जैसे बड़े में इवन अरविंद है, जो इंडोकाउंट है वो तो काफी बड़ा प्लेयर है होम टेक्सटाइल्स में, वेल्सपन भी काफी बड़ा प्लेयर है। तो मुझे लगता है कि ये सारी कंपनीज को एक तरीके से रॉ मटेरियल का कंफर्ट मिल रहा है, वापस यूएस का मार्केट तेज हो रहा है क्योंकि यूएस एक बहुत बड़ा मार्केट है होम टेक्सटाइल्स के लिए। और अगर गवर्नमेंट पीएलआई स्कीम के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ इंसेंटिव्स देती है, तो डेफिनेटली मेरे ख्याल से आने वाले 2-3 सालों के लिए इनको काफी अच्छा एक बूस्टर शॉट मिलेगा। गवर्नमेंट चाहती है कि ऐसे सेक्टर्स को वो बूस्ट करे, जहाँ पे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी काफी है, क्योंकि देखिए टेक्सटाइल सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट जनरेशन बहुत बड़ा मुद्दा होता है। तो कहीं ना कहीं मेरे ख्याल से आई थिंक हमको बजट तक वेट करना पड़ेगा, बट अगर ये पीएलआई का स्कीम आता है, तो डेफिनेटली कंपनीज लाइक अरविंद, उसके बाद इंडोकाउंट, उसके बाद वेल्सपन, ये सारी कंपनीज पे आपको नजर रखनी है, क्योंकि मेरे ख्याल से आने वाले 1-2 साल इनके लिए काफी अच्छे रहेंगे, प्रोवाइडेड कॉटन की अवेलेबिलिटी जो अभी है वो वैसे ही रहेगी। कितनी चर्चा हो ही रही है, सब कुछ बजट स्पेसिफिक ही हो रहा है मार्केट के अंदर, तो शुगर वाले स्टॉक्स को ना भूलिएगा आप। एक राउंड की तेज़ी हो चुकी है कंप्लीट, लेकिन ये फिर से चल सकते हैं शेयर। आज मैंने सुबह आपको एक बजाज हिंदुस्तान भी नोटिस कराया था, बाकायदा इस समय डेज आई पे आ गया वो 3% ऊपर। वैसे देखा जाए तो 40 रुपये के शेयर में 3% कुछ भी नहीं होता, वो पैसों में ही कैलकुलेटेड है, लेकिन फिर भी वो शेयर अगर डेज आई पे है, और ये वैसे भी एक बड़ा बढ़िया अच्छा रखने वाला शेयर है, ये देखिए बाकायदा 3% ऊपर है ये। ठीक है, एक काम करता हूँ, जरा श्रीकांत से पता कर लेता हूँ। श्रीकांत जी, 48 का मेरा टारगेट है बजट से पहले का, आ जाएगा क्या? और आज का जो ये प्राइस मोमेंटम और वॉल्यूम जुड़ा है, करीब 1.5 करोड़ से ज़्यादा शेयर इसके अंदर जुड़े हैं, ये कुछ नोटिस होता है आपको इसमें? बिल्कुल। तो देखिए यहाँ पे टेक्निकल फॉर्मेशन तो इसका काफी अच्छा है। एक बड़ी रैली हमने देखी थी 28 रुपए से लगातार बढ़ते हुए स्टॉक 44 गया था, और 44 के बाद इसमें जो करेक्शन हुआ है वो शैलो करेक्शन है। तो इसका इंडिकेशन यही है कि वापस यहाँ पे बेस बना के वापस इसमें रैली बनेगी। बिल्कुल 41-42 के करीब ट्रेड कर रहा है, लेकिन हमें लगता है कि ये स्टॉक 48 से लेकर 50 के लेवल्स दिखा सकता है। काफी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है। वॉल्यूम्स अगर देखा जाए तो काफी कम है वॉल्यूम एज कम्पेयर टू लास्ट लेट्स से 15 डेज, बट इट्स गुड कि करेक्शन के बाद भी अगर स्टॉक में बड़े वॉल्यूम्स अगर नहीं आ रहे, दैट मीन्स कि सीलिंग में इंटरेस्ट नहीं है। और जब भी अगर इसमें मोमेंटम बनेगा, तब हमें लगता है कि इसमें वापस से अच्छा खासा एक बिल्टअप देखने मिलेगा। तो ओवरऑल तो मुझे अच्छा लग रहा है। अगर कोई स्पेसिफिक स्टॉप लॉस ही अगर रखना है, तो यहाँ पे स्टॉप लॉस रखे 38 रुपए का, और टारगेट्स रखे 48 से लेकर 50 रुपीज के। आप सर 48 तक का कह रहे हैं, और 38 तक का हम एक स्टॉप लॉस भी रख लेते हैं। देखिए ये कंपनी को ना आप एक दिन में चमत्कार करते हुए ना देखें, ये थोड़ा धीरे धीरे चलेगा, बट बढ़िया चल सकता है।